vector and r2 vector be their position vectors with respect to the origin O as shown। तो हमको कोई दो पार्टिकल्स दे रखे हैं जिनका मास जो है वो m1 और m2 है और वो दो पॉइंट्स पर लोकेटेड है, एक पॉइंट p1 पर लोकेटेड है और एक पॉइंट p2 पर लोकेटेड है और दोनों का जो पोजीशन वेक्टर है वो r1 वेक्टर और r2 वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो इसको तो पहले ड्रॉ कर लेंगे। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम, पार्टिकल सिस्टम। तो टू पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास वो क्या होता है और किस तरीके से निकाला जाता है वो देखेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर हमने एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, टू पार्टिकल सिस्टम है तो हम एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाकर इसको ग्राफिकली प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। वाई एक्सिस हो गया ये और ये इधर एक्स एक्सिस हो गया। उसके बाद हमने कहा कि एक पार्टिकल तो यहाँ पर लोकेटेड है पॉइंट p1 पर और एक पार्टिकल यहाँ पर लोकेटेड है पॉइंट p2 पर, ठीक है। और इधर हमारा ये ओरिजिन है, इधर ओरिजिन है तो ओरिजिन से हमने p1 को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और ओरिजिन से हमने p2 को कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, ठीक है। अच्छा जी, तो जब हमने इसको कनेक्ट करा तो यहाँ से यहाँ तक जो इसका डिस्टेंस निकाला है ये r1 हो गया और वेक्टर अगर उसका मेंशन करें तो ये r1 वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। वैसे ही ये r2 वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर हो गया पॉइंट p2 का। और जो पॉइंट p1 पर जो पार्टिकल रखा हुआ है उसका मास है m1 और पॉइंट p2 पर जो पार्टिकल रखा हुआ है उसका मास m2। फिर क्या करेंगे कि हम ये जो दो पार्टिकल है, मतलब कोई सिस्टम है उसमें दो ही पार्टिकल्स हैं, ठीक है, कोई भी सिस्टम है, यानी कि कोई बॉक्स है उसके अंदर मान लीजिए दो कोई बॉल्स रखी हुई है, ठीक है। तो वो जो पूरा बॉक्स है उस बॉक्स का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, तो हम क्या करेंगे कि ये मास m1 हो गया ये m2 हो गया, इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर देंगे और ज्वाइन करने के बाद में इसका जो सेंटर है उसको, इस लाइन का जो सेंटर है उसको हम ओरिजिन से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका सेंटर ऑफ मास आ गया, ये वाला पॉइंट। तो ये जो C पॉइंट है दिस इज योर सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस टू पार्टिकल सिस्टम। अच्छा, और इसका जो हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे उसको बोल देंगे कैपिटल R और सबस्क्रिप्ट में लिख देंगे कैपिटल CM और वेक्टर साइन, यानी कि ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास। समझ गए, सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस टू पार्टिकल सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल ऐसा है कि हमारे पास कोई एक बड़ा बैग है ना, और बैग के कॉर्नर्स में इधर वाले कॉर्नर पर कोई एक बॉक्स रखा हुआ है, कोई एक वजन रखा हुआ है और इधर वाले कॉर्नर पर कोई एक वजन रखा हुआ है। इधर वाला वजन ज़्यादा है और इधर वाला वजन कम है, तो जो सेंटर ऑफ मास है वो थोड़ा सा इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, हैवी वाले की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास हमेशा बिल्कुल सेंटर में नहीं होगा, तो वो उनके जो एक फार्मूला में आगे आपको बताऊंगा, जैसा कि आपने एक सेक्शन फार्मूला करा था 10th क्लास में, बिल्कुल उसी के उससे मिलता जुलता एक फार्मूला, सेक्शन फार्मूला था 10th क्लास में, ठीक है। चलिए जी, तो देखिए द पोजीशन वेक्टर RCM वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास C ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम इज गिवन बाय, तो याद है एक फॉर्मूला था m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, है ना। वैसे ही ये जो सेंटर ऑफ मास है इसको निकालने का भी एक फॉर्मूला होगा, तो देखिए इस तरीके से होगा RCM वेक्टर, इसको बोलेंगे हम द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास, पोजीशन वेक्टर of the center of mass is given as the position vector of the center of mass is given as RCM vector is equal to RCM vector is equal to m1 r1 vector plus
r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m1 प्लस m2। तो इस तरीके से सेंटर ऑफ मास का हम जो है पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं। उसके बाद देखिएगा क्या है, अच्छा पोजीशन वेक्टर जो है, पोजीशन वेक्टर कुछ इस तरीके से भी होता है। पोजीशन वेक्टर जो है, पोजीशन वेक्टर अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है। मोस्ट जो कॉमन मेथड है वो है आई कैप, जे कैप और के कैप की टर्म्स में, जैसा हमने वेक्टर वाले चैप्टर में करा था मोशन का प्लेन। तो देखिएगा पॉइंट्स टू रिमेंबर। पहला पॉइंट है द अबव इक्वेशन शोज दैट द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज द वेटेड एवरेज ऑफ द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पार्टिकल्स मेकिंग द सिस्टम। ठीक है, तो हमने क्या करा कि वेटेड एवरेज है, यानी कि पहले के मास को पहले के पोजीशन वेक्टर में मल्टीप्लाई करो, दूसरे के मास को दूसरे के पोजीशन वेक्टर में मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड कर दो और डिवाइड बाई टोटल मास, है ना, डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये होता है। सेकंड है वी कैन राइट द अबव इक्वेशन एज, मैं इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके m1 प्लस m2 इनटू RCM वेक्टर m1 प्लस m2 इनटू RCM वेक्टर इज इक्वल टू m1 r1 वेक्टर m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर, ऐसे लिख देंगे। Thus the product of the total mass of the system and the position vector of its center of mass is equal to the sum of the products of individual masses and their respective position vectors। ठीक है, मतलब कैसे भी बोल दीजिए, चाहे ये चाहे ये। उसके बाद थर्ड पार्ट देखिएगा। थर्ड पार्ट में ये है कि अगर हमारे दोनों मासेस सेम है तो क्या होगा, if थर्ड केस में if m1 is equal to m2 is equal to m, see अगर मान लीजिए दोनों मासेस सेम है तो क्या होगा, जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास किस तरीके से निकालेंगे, उसका पोजीशन वेक्टर हम RCM वेक्टर इज इक्वल टू, और दोनों मासेस सेम है, mr1 वेक्टर प्लस mr2 वेक्टर अपॉन m प्लस m, अपॉन m प्लस m। तो ये क्या हो जाएगा, इधर से m कॉमन ले लो न्यूमरेटर से, m कैंसिल आउट हो गया, r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर अपॉन 2, ये हो गया सेंटर ऑफ मास का आपका पोजीशन वेक्टर। उसके बाद देखिए does the center of mass of two equal masses lies exactly at the center of the line joining the two masses। तो जैसा मैंने यहाँ पर आपको कहा था, अगर मान लीजिए दोनों मासेस बिल्कुल सेम है तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के सेंटर को ओरिजिन से ज्वाइन कर दीजिए, तो यानी कि सेंटर ऑफ मास जो है वो एग्जैक्टली इन दोनों के मिड पॉइंट पर लाई करेगा, ऐसा होता है। फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट है if x1 y1 and x2 y2 are the coordinates of the locations of the two particles, the coordinates of their center of mass are given by। अच्छा, अगर हमको इनकी लोकेशन x1 और y1, x और y की टर्म्स में दे रखी है, तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो RCM हमने निकाला है इसके भी हम x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट अलग अलग निकाल देंगे कि भाई x बताइए, x कोऑर्डिनेट क्या है और y कोऑर्डिनेट क्या है। तो इसमें क्या करेंगे हम, x ऑफ सेंटर ऑफ मास मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास XCM, वो क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ पर ये r1 वेक्टर है वहाँ पर x1 और x2 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। और दूसरा है y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये क्या हो जाएगा, m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2, ये होगा। ठीक है जी, अब जरा इसका डेरिवेशन देखते हैं। डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम। तो अगर दो पार्टिकल सिस्टम है तो टू पार्टिकल सिस्टम के लिए हमने सेंटर ऑफ मास जो है, सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर का ये फॉर्मूला सीधा सीधा देखा कि मास, पहले का मास उसका पोजीशन वेक्टर, दूसरे का मास उसका पोजीशन वेक्टर, दोनों को ऐड करो डिवाइड बाई टोटल मास। तो हमने ये देखा था
अब इसका एक एक्सप्रेशन ये देखेंगे कि भाई इसको डिराइव कैसे किया जा सकता है। तो कंसिडर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स P1 and P2 of masses m1 and m2. Let r1 vector and r2 vector be their position vectors at any instant t with respect to the origin O as shown. तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ये डायग्राम मैंने बनाया, बिल्कुल वैसा ही डायग्राम है, वही बनाना है दोबारा से। इसका डेरिवेशन देखेंगे, दोबारा से वही डायग्राम बनाना है, बस थोड़ा कुछ एड ऑन हो जाएगा इसमें, बाकी और चेंजेस कुछ नहीं है। तो ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गई और ये इसकी एक्स एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। उसके बाद मैंने कहा मास m1 यहाँ पर है, मास m1 यहाँ पर है और इसको पॉइंट को हमने बोल दिया P1, मास m1 हो गया। इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, तो ये मास m2 है, इस पॉइंट को हमने बोल दिया P2। इसको हमने ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया। उसके बाद क्या है, दोनों को ज्वाइन कर दिया ऐसे। इनको दोनों को ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद में फिर हमने कहा कि चलो मान लीजिए यहाँ पर कहीं इसका सेंटर ऑफ मास है, तो इसके पोजीशन वेक्टर को हम बोल देते हैं r1 वेक्टर, इसके पोजीशन वेक्टर को हम बोल देते हैं r2 वेक्टर। ठीक है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर कहीं है, इधर एक एरो लगाइए, इधर एक एरो लगाइए और एक इधर एरो लगाइए। ये हो गया हमारे पास RCM वेक्टर और इसको सेंटर ऑफ मास को हम C बोल रहे हैं। ठीक है, अब जब देखो कि हमने ये कहा कि 1 से 2 की तरफ जो फोर्स लग रही है, 1 से 2 की तरफ जो फोर्स लग रही है उसको हमने बोल दिया भाई दो पार्टिकल्स हैं, वो दो पार्टिकल्स आपस में कोई ना कोई फोर्स तो लगाएंगे। म्यूचुअल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हमेशा होता ही है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि दो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो फर्स्ट पार्टिकल है, ये सेकंड पार्टिकल पर एक फोर्स लगा रहा है, उसको हमने बोल दिया F12 वेक्टर, F12 वेक्टर, F12 वेक्टर। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल को जो फोर्स लगा रहा है उसको हमने बोल दिया F21 वेक्टर, F21 वेक्टर। ये हो गया। उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि इन दोनों पार्टिकल्स पर बाहर से भी एक फोर्स लग रही है, आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स भी लग रही है। तो पहला वाला जो है, पहले वाले पर जो बाहर से फोर्स लग रही है दैट इज F1 वेक्टर और इसके नीचे लिख दिया एक्सटर्नल। ऐसे इस पर भी बाहर से एक फोर्स लग रही है, उसको बोल दिया F2 वेक्टर और इसके नीचे लिख दिया एक्सटर्नल। F1 एक्सटर्नल फोर्स, F2 एक्सटर्नल फोर्स, ये हो गया। ठीक है, ये पार्टिकल 1 पर लग रहा है, पार्टिकल 2 पर लग रहा है। तो भाई सिर्फ इतना हमने इसमें चेंज करा है कि हमने इसमें फोर्सेज और दिखाना है इसी सेम डायग्राम। अब आगे देखिए इसका डेरिवेशन किस तरीके से करना है। देखिए द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द टू पार्टिकल्स आर, तो दोनों पार्टिकल्स के वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे बताए जाएंगे। तो v1 इज इक्वल टू जो पोजीशन वेक्टर होता है, पोजीशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं तो वेलोसिटी आ जाती है। ठीक है, पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। तो v1 वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर से ही रिप्रेजेंट करी जाती है, तो dr1 वेक्टर अपॉन dt, ये हो गया v1। उसके बाद में v2 क्या हो जाएगा, दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी, तो वो हो जाएगा dr2 वेक्टर अपॉन dt। ठीक है, इसी तरीके से जब हमसे a1 पूछा जाएगा, पहले वाले पार्टिकल का एक्सेलरेशन, a1 क्या हो जाएगा dv1 वेक्टर बाई dt। वही वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो एक्सेलरेशन, v1 की जगह ये डाल देंगे, तो dy dt ऑफ v1 की जगह मैं ये डाल रहा हूँ dr1 वेक्टर बाई dt। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, जिस बच्चे को भी समझ में ना आए बता देना। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना होता है ना, और वेलोसिटी जो है वो खुद डिफरेंशिएशन की टर्म्स में dr1 बाई dt। वेलोसिटी की जगह dr1 बाई dt डाला, तो अगर d बाई dt का फिर से d बाई dt करते हैं तो डबल डेरिवेटिव हो जाता है, ये हो जाएगा d स्क्वायर r1 वेक्टर बाई dt स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि भाई आपको जो भी पोजीशन वेक्टर दे रखा है उसका डबल डेरिवेटिव करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। सेम काम मुझे यहाँ करना है,
वन बी फॉर्म नहीं बेटा? रहेगा, यू वन बी फॉर्म नहीं रहेगा। यू अपॉन वी, ना उधर कहाँ पहुँच गए, वो तो आपका क्वेश्चन रूल हो जाता है ना। मैं भी उस पर नहीं जा रहा, अभी तो मैं सिर्फ एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के फॉर्मूले लिखूँ। ठीक, पोजीशन वेक्टर है, इस वजह से हम डी स्क्वायर आर वन बाई डी टी स्क्वायर लिख रहे हैं। नहीं तो अगर सिर्फ पोजीशन होती तो मोशन में स्ट्रेट लाइन में हमने देखा था एक्सेलरेशन क्या होता है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स ना लिखकर इस बार पोजीशन वेक्टर लिखो आर वन। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पर हो गया डी वी टू वेक्टर बाई डी टी, ये क्या हो गया डी बाई डी टी ऑफ डी आर टू वेक्टर बाई डी टी। ठीक है, एक मिनट वेट करिए। ये हो जाएगा डी स्क्वायर आर टू वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा वी टू हो गया। उसके बाद देखिएगा, सॉरी ए टू एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड पार्टिकल। ठीक, अब ये जो भी रिलेशंस आ रहे हैं इनको हमने इक्वेशन पर वन बोल दिया सबको। ठीक, अब बात करेंगे टोटल फोर्स F1 वेक्टर एक्टिंग ऑन पार्टिकल P1 इज द सम ऑफ द इंटरनल फोर्स F12 वेक्टर ड्यू टू P2 एंड एक्सटर्नल फोर्स F1 एक्सटर्नल ऑन K2। ठीक है, तो एक F12 वेक्टर जो है हम ये कहेंगे टोटल फोर्स F1 वेक्टर एक्टिंग ऑन पार्टिकल P1। तो पार्टिकल P1 पर एक तो F12 वेक्टर है फोर्स, तो लगा रहा है, तो लगा रहा है, कोई बात नहीं, नेगेटिव में चला जाएगा, कोई बात नहीं है ना, हम तो उसको ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा F1 वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा F12 वेक्टर। हम जब भी कभी किसी एक पॉइंट पर सारी फोर्स लगाते हैं तो चाहे लगने वाली फोर्स हो चाहे लगाने वाली फोर्स हो, हम सबका एडिशन कर देते हैं, है ना। अब ये लगा रहा है तो ये वाली फोर्स नेगेटिव हो जाएगी, कोई बात नहीं, है ना। हमें लिखने का तरीका क्या है कि हम उस पॉइंट पर लगने वाली यानी उस पॉइंट से कनेक्टेड जो फोर्सेज हैं उनको सबको एडिशन कर देंगे। तो F1 वेक्टर इज इक्वल टू F12 वेक्टर प्लस F1 एक्सटर्नल वेक्टर, ये हो गया। ठीक है, सिमिलरली टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल P2 इज गिवन बाय F2 वेक्टर इज इक्वल टू F21 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर एक्सटर्नल, ये हो गया F1 वेक्टर और F2 वेक्टर। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हम न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे तो F1 को हम क्या बोल देंगे M1 A1 भाई मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना। M1 A1 वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ से F12 वेक्टर प्लस F1 एक्सटर्नल वेक्टर, ये हो गया। उसके बाद M2 A2 वेक्टर, M2 A2 वेक्टर, ये आपका F2 वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। ये क्या हो गया F21 वेक्टर प्लस F2 एक्सटर्नल वेक्टर, ये हो गया। ठीक है, इसको हमने ये जो दो इक्वेशन बनी ना मैंने इनको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। फिर क्या करिए इक्वेशन नंबर 2 और 3 दोनों को ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, तो 2 और 3 को दोनों को ऐड कर दिया तो M1 A1 वेक्टर प्लस M2 A2 वेक्टर इज इक्वल टू, ये इनको दोनों को ऐड कर दिया तो F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर प्लस F1 एक्सटर्नल वेक्टर प्लस F2 एक्सटर्नल वेक्टर। ठीक,
ये हो गया। अब हम ये कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ द इंटरनल फोर्सेस म्यूचुअली एक्सर्टेड बाय द टू पार्टिकल्स आर इक्वल एंड अपोजिट। न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि अगर एक पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल पर एक फोर्स लगाता है तो दूसरा पार्टिकल भी अगर उस पर फोर्स लगा रहा है तो वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होगी। तो हमने ये कहा कि F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होगी। अब इसको इधर ले आओ तो ये F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर ये तो जीरो हो गया, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा। चलिए जी ये जीरो हो गया। सो M1A1 वेक्टर M1A1 वेक्टर प्लस M2A2 वेक्टर इस पूरे की जगह तो आ जाएगा जीरो और F1 एक्सटर्नल वेक्टर प्लस F2 एक्सटर्नल वेक्टर ये हो गया। ठीक है जी। तो यहाँ से हम ये कह देंगे कि ये जो पूरा का पूरा एक्सटर्नल फोर्स है इसको पूरे हमने कैपिटल F वेक्टर मान लिया। M1A1 वेक्टर प्लस M2A2 वेक्टर इज इक्वल टू कैपिटल F वेक्टर। ठीक है, ये जो पूरा फोर्स बना इस पूरे फोर्स को हमने कैपिटल F वेक्टर मान लिया। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। सपोज द टोटल मास ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम इज कैपिटल M, है ना। तो टोटल मास को कैपिटल M अगर मान लिया पूरे सिस्टम का, तो कैपिटल M विल बी इक्वल टू व्हाट, M1 प्लस M2। ये हो गया। Let us assume that the total external force F vector acting on the system of mass capital M produces acceleration a cm vector. Then according to Newton's second law, तो हम ये कहेंगे कि पूरा जो सिस्टम है, दो पार्टिकल्स का जो सिस्टम है, तो हमने ये बोल दिया कि वो जो दो पार्टिकल्स का सिस्टम है वो अब एक सिंगल सिस्टम हो गया। अब दोनों अलग अलग पार्टिकल्स को ना कह देंगे, हम ये कहेंगे कि पूरा पार्टिकल एक सिंगल सिस्टम है। दोनों पार्टिकल का जो सिस्टम है सिंगल सिस्टम है। सिंगल सिस्टम है तो उसका सेंटर ऑफ मास जो है उसको आप ए मान लीजिए सिर्फ उसके एक्सेलरेशन को। तो हमने सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है, टोटल मास तो m हो गया, तो टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास। देखिए सेंटर ऑफ मास वो होता है वेयर द एंटायर मास ऑफ द सिस्टम इज अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। तो पूरा आपको दो अलग अलग मास ना मानते हुए आप ये कहिए कि पूरे सिस्टम का जो सारा मास है वो एक सेंटर पर कंसंट्रेटेड है और उस सेंटर के एक्सेलरेशन को ए मान लिया। टोटल मास कितना हो गया, कैपिटल M। कैपिटल M इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इज इक्वल टू टोटल फोर्स क्या हो गई, F वेक्टर। ये है ना। इसको जो यहाँ तक हमने ये करा इसको तो बोल दिया बेटा इक्वेशन नंबर 4 और इस वाले को बोल दिया इक्वेशन नंबर 5। उसके बाद आगे चलते हैं। फ्रॉम 4 एंड 5 इक्वेशन 4 भी F वेक्टर की इक्वल और इक्वेशन 5 भी F वेक्टर की इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 from equation 4 and 5 M ACM vector as well, M into ACM vector is equal to this one M1A1 vector plus M2A2 vector। उसके बाद इनकी सबकी वैल्यूज डालिए। ये क्या हो जाएगा, M1 d square r1 vector upon dt square plus M2 d square r2 vector upon dt square। ये हो गया। उसके बाद भाई डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डिफरेंशिएट करते टाइम हम किसी भी कांस्टेंट को अंदर भी ले जा सकते हैं और बाहर भी निकाल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता डिफरेंशिएशन। हमने क्या करा, हम यहाँ पर इस M1 को अंदर ले गए तो ये हो गया कैपिटल M इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इस M1 को अंदर ले गए तो d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर ऑफ M1 r1 वेक्टर प्लस d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर ऑफ M2 r2 वेक्टर। ये हो गया। वो दोनों का डबल डेरिवेटिव हो रहा है तो d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, ले लीजिए। d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, M1 r1 प्लस M2 r2 वेक्टर।
ठीक है। अब क्या करिए कि ये जो एक्सेलरेशन हम निकाल रहे हैं ये किसकी इक्वल था, ये m इंटू ACM वेक्टर के इक्वल था। ACM वेक्टर निकाल लो बस। ACM वेक्टर क्या होगा 1/m d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर ऑफ m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर। ठीक है, बस 2 मिनट दे दीजिए, 2 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा ना। इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन, इसलिए कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए हाँ 1/m जो यहाँ पर m था उस m को इधर ले लो, ठीक है ना, सिर्फ एक्सेलरेशन ले लेते हैं। अच्छा ये बता रहा हूँ यहाँ से, अब ACM वेक्टर की जगह उसकी वैल्यू डाल दीजिए। ये जो ACM वेक्टर था, ACM वेक्टर की जगह उसकी वैल्यू डाल देंगे कि पूरा मास d स्क्वायर भाई एक्सेलरेशन क्या होता है d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर ऑफ द पोजीशन वेक्टर, और ये एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का है तो पोजीशन वेक्टर भी तो फिर यहाँ सेंटर ऑफ मास को देंगे, समझे? ठीक है, इज इक्वल टू d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर, कांस्टेंट को अंदर ले जा सकते हैं, d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर, और कैपिटल M को नीचे ले गए, कैपिटल M m1 प्लस m2 के इक्वल है, तो d स्क्वायर RCM वेक्टर बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर और 1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। ये था। उसके बाद देखिए द एक्सेलरेशन वेक्टर ACM वेक्टर इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम एंड RCM वेक्टर इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास। सो रिमूविंग द डबल डेरिवेटिव फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 6, ये हमारी इक्वेशन नंबर 6 आ गई। हाँ भाई इधर भी डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं, इधर भी डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो दोनों तरफ के डबल डेरिवेटिव घटा दो। तो RCM वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। बताइए समझ में आ गया? ठीक है, दोनों तरफ के डबल डेरिवेटिव रिमूव करें तो RCM वेक्टर इज इक्वल टू दिस। जो शुरुआत में हमने लिखा था ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर ऐसे निकाला जाता है, उसका डेरिवेशन हमने ये देखा। उसके बाद सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल सिस्टम है, ये कल की क्लास में करा। ठीक है, आज इतना ही कर दिया। बताओ